आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। मिनोपोलिस शहर की पुलिस की हिरासत में अफ्रीकी मूल के अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि फ्लॉयड की मौत के खिलाफ अमेरिका में शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। कई शहरों में लगे कर्फ्यू के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने इसका उल्लंघन किया। लॉस एंजलिस में कर्फ्यू के बावजूद रैली निकाली गई। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना लगाने के बयान पर व्हाइट हाउस ने बुधवार को नरम रुख अपनाया। वहीं अब इसको लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने देश में हिंसा और नस्लवाद का प्रदर्शन कर रहे युवा प्रदर्शनकारियों को संदेश दिया है। उन्होंने बदलाव के लिए व्यवहारिक समाधान के माध्यम से प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि आपके पास चीजों को बेहतर बनाने की शक्ति है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य से 4 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने हैं। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस विधायक अक्षय पटेल और जीतू चौधरी ने बुधवार को उनसे मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। त्रिवेदी ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से कहा, मैंने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, अब वे विधायक नहीं हैं। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार गुजरात में अपनी मनमानी चला रही है और जोड़ तोड़ की राजनीति फिर से सक्रिय हो गई है। आपको बता दें कि गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इसी क्रम में शंकर सिंह वघेला, आपको बता दें कि उनका भी एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है। शैलेश वघेला संवाददाता गुजरात से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेश वघेला, आपसे जानना चाहेंगे कितना नुकसान चुनाव से पहले हो सकता है कांग्रेस को, जिस तरीके से इस्तीफे आए हैं। जी बिल्कुल, गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसमें 2 कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। अब आपको ये भी बता दूं कि 3 महीने में 7 विधायकों ने इस्तीफे कांग्रेस के विधायकों ने दे दिया है। अब गुजरात में 4 सीटों के लिए 19 तारीख को चुनाव होना है। राज्य चुनाव से पहले कांग्रेस को जबरदस्त झटका होने जा रहा है। शैलेश जी, हाँ जी, शैलेश वघेला, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी को इसका क्या फायदा मिल सकता है। जी, आपको ये बताऊं कि जब कांग्रेस के जो संगठन टूटता जा रहा है और इस तरफ बीजेपी को उसका जो मेंबर है वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो और सीट बीजेपी की होने की संभावना जताई जा रही है। शैलेश वघेला, आपसे जानना चाहेंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि खरीद फरोख्त का वहां भी सिलसिला शुरू हो गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी 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 बिल्कुल, परेश दानानी ने भी ट्वीट करके बताया था जी। उसके ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि गुजरात सरकार वेंटिलेटर के पैसे से कांग्रेस के विधायकों को खरीद रही है जी। और ऐसे भी कई मतलब के जी कांग्रेस द्वारा बयान सामने आ रहा है। शैलेश वघेला, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। कोरोना संकट के चलते दिल्ली एनसीआर की सीमाएं सील हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की दिक्कतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके चलते इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है। एनसीआर के लोगों की समस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके।
सुधीर सलूजा संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, दिल्ली एनसीआर की जो सीमाएं हैं उनको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, दिल्ली एनसीआर बॉर्डर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य एक हफ्ते के अंदर एक समान नीति बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉमन पोर्टल बनाएं, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा तीनों को मिलकर नीति बनाने होगी। और उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि तीनों की बैठक करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लिए कॉमन पास बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल केंद्र से समान नीति पर निर्देश लेंगे। वहीं आपको बताएं, दिल्ली हाईकोर्ट में भी आज एक सुनवाई हुई और दिल्ली सरकार को उन्होंने कहा कि बॉर्डर सील करने पर आप जो है दिल्ली सरकार के इलाज के लिए दिल्ली आ रहे मरीजों को नहीं रोक सकती। दिल्ली सरकार जारी करेगी। वो दिल्ली सरकार ने कहा कि इलाज के लिए दिल्ली आने पर वालों को किसी को नहीं रोका जा रहा, उसको तत्काल प्रभाव से पास दिया जा रहा है। जी सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसा करने से मामला सुलझ जाएगा? जिस तरीके से सीमाएं बंद है, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। जी, पहले आपको बता दें, पहले हरियाणा ने अपनी सीमाएं बंद की, जो कच्चे रास्ते थे उनको खुद कर दिया और जो NH1 के जो बॉर्डर था, अलीपुर बॉर्डर, वहां पे उन्होंने बंद करवा दिया। और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश ने अपना गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर दोनों बंद करवा दिए। और जब एक अनलॉक 1 जो है 1 जून से स्टार्ट हुआ, तो अरविंद केजरीवाल ने अपने बॉर्डर जो है एक हफ्ते के लिए बंद करने की घोषणा की। तो ये मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ मिला है और उसके बाद अब ये मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। और अब भी आज भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम अपने बॉर्डर दिल्ली के लिए नहीं खोल सकते, क्योंकि दिल्ली से संक्रमण जो है वो ज्यादा आ रहा है। और ऐसी आगे है कि आप तीनों राज्यों को एक बार बैठा की मीटिंग करें, इनमें बैठक करवाएं, दिल्ली, यूपी और हरियाणा, और एक जो है कॉमन पोर्टल बनाएं और उसी के हिसाब से कॉमन पास बनाएं। जी सुधीर सलूजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। पंजाब विधानसभा में सुनाम से विधायक और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमन अरोड़ा ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। अमन अरोड़ा ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार से छोटे दुकानदारों की मदद करने की अपील की है। अमन अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन किया गया था, जिसकी वजह से छोटे दुकानदारों का भी बुरा हाल है। करीब 2 करोड़ छोटे दुकानदार जो करीब 5 करोड़ रोजगार पैदा करते हैं, उनकी केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਲਸੇਲਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕਸ ਨੇ, ਮਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਲੋਨ ਹੀ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको एमई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Happy to meet him on the virtual platform, but he still very much looked forward to the visit of Prime Minister Scott Morrison to India once the pandemic situation improved, so that we could warmly welcome him to India. The Prime Minister indicated that we value India-Australia relationship, and this is a relationship which is based on shared values, shared interests, shared geography and shared objectives. Prime Minister Modi emphasized that the relationship is important not only
from the bilateral perspective, but it is a relationship that is a factor of stability in the Indo-Pacific region and in fact in the world, because we are two countries that uphold the values of democracy, rule of law and respect for international law. Prime Minister Modi said that we have a very high target of ambition for the bilateral relationship and that we would need to continue to look at practical ways of strengthening the relationship so that the linkages that exist between our two countries, between our peoples, between the businesses, the academics, the researchers, all those linkages are strengthened due to this strengthening of the bilateral relationship. Prime Minister Scott Morrison, on his part, described Indo-Australian partnership as a natural and a comfortable one between two very confident and sovereign nations who share an ocean and are also trusted partners. He expressed satisfaction at the elevation of the relationship to a comprehensive strategic partnership and expressed the confidence that with the signing of the comprehensive strategic partnership and the conclusion, our relationship would reach new heights. Prime Minister Modi recalled the role of Prime Minister Scott Morrison to strengthening of the bilateral relationship, and that Prime Minister Scott Morrison had pushed the relationship forward with a clarity of approach and vision. Prime Minister Scott Morrison appreciated Prime Minister Modi's steady, stable and wise leadership in these very difficult times, including in the context of G20 and the Indo-Pacific. As a result of these discussions, we have had two joint declarations. One is the joint declaration on elevating the relationship from a strategic partnership. पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आज अमेरिकी राष्ट्रपति की जो बैठक हुई थी उसको लेकर एमईए की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में विलंब नहीं किया जाएगा, ये कहना है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का। उन्होंने कहा है कि इसके लिए शीघ्र ही ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। महंत नृत्य गोपाल दास ने ये बात अपने जन्मदिन के अवसर पर कही है। तो वहीं आरएसएस के सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने कहा है कि मंदिर को लेकर कोई कुछ कहे, इस बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आज राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अयोध्या के संत रामचंद्र दास परमहंस की पुण्यतिथि है। इसके साथ ही आज के ही दिन महंत नृत्य गोपाल दास का जन्म दिवस है। नहीं होगा तो कहाँ होगा? राम जल्दी निर्णय लेंगे। क्या मंत्रणा है? जैसा भी हो, जिस प्रकार से भी हो, शीघ्र रामलला जहाँ विराजमान है, देवी मंदिर का निर्माण हो, ऐसा हो, ये सभी हमारी समिति बैठ करके निर्णय लेगी। ऐसा होना चाहिए, किस प्रकार से किस पद में शुरू हो गया? अबे ऊपर तक पागल है क्या? समय आ गया है, कमेटी होगी और निर्णय करके मंदिर का निर्माण। किस पत्थरों से महाराज जी मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया है? मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया महाराज जी? बिल्कुल। बठिंडा में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान कालिया ने केंद्र की बीजेपी सरकार के कामों को गिनवाया, तो वहीं पंजाब की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कैप्टन सरकार पर बरसते हुए कालिया ने कहा कि कैप्टन साहब ने पंजाब में से 4 हफ्ते में नशा खत्म करने की बात कही थी, लेकिन 4 साल हो चुके हैं। सरकार को नशा खत्म तो क्या करना था, उनके पंच और सरपंच ही गैरकानूनी ढंग से नशा बेचने का काम कर रहे हैं।
अवैध शराब घोटाले पर कालिया ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है लेकिन उसकी जांच बिल्कुल भी नहीं हुई है। कालिया ने बीज घोटाले पर भी प्रतिक्रिया दी है। कि बठिंडा शहर च जेड़ा भी कांग्रेसी आंदा कसम खांदा का पूरी नहीं उतरता। कसमें तो खाने वाले होते हैं झूठे। पहले इतने बठिंडा च 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह होना ने गुटका साहब हाथ फड़ के कसम खाधी। कसम खाधी कि 4 हफ्तियां च नशा खत्म कर दो। आज चौथा साल जा रहा है। चौथा साल जा रहा है तो तुसी ये देखो कि इलीगल डिस्टिलरीज नजर आनी शुरू हो गई। नशा तक ही खत्म करना होगा। और सवाल है अगर तो पंच सरपंच वो इलीगल डिस्टिलरियां जी है नशा की होना उल्टा बढ़ना शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल में लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों में डर का माहौल है, वो चिंता में है। अपने आने वाले भविष्य को देखकर कुछ लोगों का कहना है कि अभी लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि अब ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि राज्य में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनमें ज्यादातर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। उनकी जांच भी सही से नहीं हो रही है, इसलिए बीमारी बढ़ने का खतरा भी बढ़ रहा है। फ्यूचर में एक्चुअली हमारे यहाँ का हेल्थ जो सिस्टम है, जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से यहाँ पे अगर कोरोना अगर ब्रेकआउट हो जाए तो यहाँ पे रास्ते में लोग मरा पड़ा रहेगा, उठाने का भी लोग नहीं मिलेगा। देखिए अभी जो दिल्ली ट्रेन घुस रहे बंगाल में, उसमें ज़्यादातर पर परिযায়ী श्रमिक है जो बाहर से आ रहा है। अभी जितना आदमी आया है उसमें 10% का आदमी का बीमार है। उनको रखने के लिए कोई ठीक जगह नहीं है, उनका टेस्ट नहीं हो रहे हैं और ठीक से टेस्ट नहीं हो रहे, जिसका वजह से और बार फैल रहा है ये रोग। और अगर लॉकडाउन का टाइम जो अभी आज लॉकडाउन पहला शुरू हुआ है 5th लॉकडाउन, ये लॉकडाउन तो अभी करना चाहिए एकदम ज़बरदस्त, ताकि आदमी बाहर ना निकले। जितना बाहर निकलेगा उतना आदमी को बीमारी का शंका बढ़ते जाएगा। इसीलिए हमको अनुरोध है गवर्नमेंट से, ताकि अभी एकदम ज़बरदस्त लॉकडाउन किया जाए ताकि आदमी को आराम से वो जी सकता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति है, बाहर गांव से जो मजदूर लोग अभी जो बंगाल में आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव का मरीज मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की कई इलाका से यही तस्वीरें सामने आता है। अभी देखना है इसको कैसे संभाल लेगा खुद पश्चिम बंगाल सरकार और स्वास्थ्य दफ्तर ने। पश्चिम बंगाल से अभिजीत के साथ शांतनु बनर्जी का रिपोर्ट, ANB। हरियाणा के सिरसा में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले धरना दिया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। स्वास्थ्य विभाग के सिक्योरिटी गार्ड समेत अन्य पदों पर कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की प्रस्तावित छटनी का विरोध किया। सिरसा के चौधरी देवीलाल पार्क में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठनों ने शारीरिक शिक्षकों के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से मांग की कि इन शारीरिक शिक्षकों की कोर्ट में पैरवी कर उन्हें बहाल करवाएं या सरकार अपनी विधायकीय शक्तियों का प्रयोग कर उन्हें बहाल करे। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, कर्मचारियों की रोजी रोटी खोजने वाली सरकार मुर्दाबाद। ये पूरे हरियाणा लेवल पर
स्वरूप कुंज संघ की नेतृत्व में कर रहे हैं। मेन बात इसमें हमारी दो ही है मेन आज, जो एक तो पीटीआई के साथी जो निकाले गए हैं उनको दोबारा नौकरी पे लिया जाए, दूसरा जो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हैं, चाहे वो धोबी हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, उनको रोजी रोटी की गारंटी दी जाए। कोरोना की महामारी में वो सैनिक के रूप में लड़ रहे हैं, इनको 50 लाख की एक स्कीम लागू करें। और सरकार तो कह रही थी हम 2 महीने की तनख्वाह डबल देंगे, हम कह रहे हैं इनकी 5-5 महीने की सैलरी रुकी पड़ी है वो दे, और इनकी रोजी रोटी का ध्यान रखे और इनको किट उपकरण मुहैया कराए। आगे की रणनीति हमारी स्वरूप कुंज संघ की स्टेट कमेटी, केंद्रीय कमेटी मीटिंग करके जो फैसला लेगी, लेकिन ये तय है यदि पीटीआई के साथ और इनके आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ निकालने की प्रक्रिया यूं जारी रखी सरकार ने, तो इससे भी तीखे आंदोलन की घोषणा रहे, तैयार रहे सरकार। कीमतें बढ़ाई गई हैं, उसे कम किया जाना चाहिए ताकि किसानों को चावल की फसल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। वहीं प्रवासी मजदूरों का भी सही बंदोबस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि चावल की फसल लगाते समय एक भी प्रवासी मजदूर यहां नहीं आ रहा है। इसके अलावा बिजली बिल और स्कूलों की फीस समेत कई मांगों को लेकर उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है। ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੋਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੇ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੁਮੇ ਚੜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਫੂਲ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਊ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਧਰਨੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਰੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਸੇ ਲੋਟ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰੋ, ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਤਾ ਉਵੇਂ ਭਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ 40,000 ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਤਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਪੂਰਾ ਕਲਫੂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਗਰ ਪਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ किस्तां नहीं भर रहे। यूपी के एटा में एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवा की पोल खुल गई है। यूपी के सीएम योगी तमाम दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन उनकी बात का असर शायद अधिकारी और कर्मचारियों पर नहीं होता। इसीलिए एटा में एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिली। इसी वजह से खुले आसमान के नीचे सड़क किनारे ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। बच्चे के जन्म के बाद भी एम्बुलेंस काफी देर तक वहां नहीं पहुंची। यहाँ पे किस डॉक्टर ने मना किया था? क्यों मना किया था उसने? अच्छा, यहाँ पे जो बच्चा हुआ है ये नॉर्मल डिलीवरी हुई है? हाँ, नॉर्मल। उसने फिर भी मना कर दिया। अब जब आपने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया तो एम्बुलेंस वालों ने क्या बोला आपसे? उन्होंने फ़ोन लगाया इधर उधर तो बोला कि मेरी गाड़ी कोरोना में चल रही है, कुछ काम होता है। फिलहाल हुआ है, बेटा हुआ है या बेटी? लड़की। फिलहाल कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची आपके पास?
कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? बस अभी। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। बौद्ध मठ की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल, कुषाण साम्राज्य और मुस्लिम शासकों का शासनकाल, मथुरा के पेड़े और आगरा का ताज, फिरोजाबाद की चूड़ियां और बनारस का घाट, इलाहाबाद का संगम और बरेली का बाजार, मुरादाबाद पीतल की नगरी और नवाबी नगरी लखनऊ का कसीदाकार, जहां कोस कोस पे बदले है पानी, जहां 2.5 कोस